कल्पना कीजिए, दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास एक ही चार्ट है, दोनों के पास एक ही स्ट्रेटजी है, दोनों ने लगभग एक जैसी ट्रेनिंग ली है और दोनों एक ही मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। फिर सवाल यह है, एक ट्रेडर लगातार अपनी गलतियों से सीखता है, जबकि दूसरा बार बार वही गलती करके अपना पैसा खोता क्यों है? क्या फर्क उनकी स्ट्रेटजी में है? क्या फर्क उनके इंडिकेटर्स में है? या फर्क उनके दिमाग में है? यही सवाल मार्क डगलस की प्रसिद्ध किताब ट्रेडिंग इन द जोन का केंद्र है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि ट्रेडिंग में सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि मार्केट में क्या करना चाहिए। असली चुनौती है जब पैसा आपके सामने हो, डर सामने हो, लालच सामने हो और मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ चल रही हो, तब भी वही करना जो आपकी ट्रेडिंग सिस्टम कहती है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा मार्केट नहीं होता, कई बार आपका अपना माइंड होता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी किताब की सबसे पावरफुल आइडियाज को आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी के बीच इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। अध्याय 1, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं, मुझे बस एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो 80 से 90% बार सही निकले। फिर वे स्ट्रैटेजी खोजते हैं, एक इंडिकेटर मिलता है, फिर दूसरा, फिर कोई यूट्यूब वीडियो, फिर कोई नया सेटअप, फिर कोई सीक्रेट पैटर्न, और धीरे धीरे ट्रेडर का पूरा ध्यान इस सवाल पर चला जाता है, अगली बार मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन डगलस एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। उनके अनुसार ट्रेडिंग में सर्टेनिटी की तलाश ही एक बड़ी साइकोलॉजिकल समस्या बन सकती है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है। आपकी बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकती है, आपकी एनालिसिस सही होने के बावजूद ट्रेड लॉस में जा सकती है, और कभी कभी आपकी खराब ट्रेड भी प्रॉफिट दे सकती है। यहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी शुरू होती है। अध्याय 2, एक सही ट्रेड भी लॉस दे सकती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार एक सेटअप आया, आपने अपने रूल्स फॉलो किए, रिस्क पहले से तय किया, ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट उलटी दिशा में चली गई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, आप कहेंगे मेरी स्ट्रैटेजी बेकार है। दूसरी, आप कहेंगे मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार यह एक वैलिड ट्रेड था, उसका आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं था। इन दोनों सोच के बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि एक ट्रेड का रिजल्ट आपकी पूरी ट्रेडिंग एबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। ट्रेडिंग को सिंगल इवेंट की तरह देखने के बजाय प्रोबेबिलिटीज के बड़े सैंपल की तरह देखना चाहिए। अध्याय 3, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। अब इस किताब की सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक समझिए। ट्रेडिंग भविष्यवाणी का खेल नहीं है, यह प्रोबेबिलिटीज का गेम है। आपका काम यह जानना नहीं कि अगली कैंडल निश्चित रूप से ऊपर जाएगी। आपका काम है ऐसा सेटअप पहचानना जिसमें आपके हिस्टोरिकल डेटा और टेस्टेड रूल्स के आधार पर एक संभावित एज हो। एज का मतलब गारंटी नहीं, एज का मतलब एक आउटकम के दूसरे आउटकम से अधिक प्रोबेबल होने का स्टैटिस्टिकल एडवांटेज। यही अंतर प्रोफेशनल थिंकिंग और इमोशनल थिंकिंग के बीच है। इमोशनल ट्रेडर कहता है यह ट्रेड तो जीतना ही चाहिए। प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेडर कहता है यह मेरा सेटअप है, इसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, मैं अपना प्री डिफाइंड रिस्क स्वीकार करता हूं। यही माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 4, मार्केट आपको कुछ देना नहीं चाहती, एक बहुत सामान्य साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हम मार्केट को अपनी एक्सपेक्टेशन से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं मैंने इतनी अच्छी एनालिसिस की है, मार्केट को अब मेरे फेवर में जाना चाहिए। लेकिन मार्केट को आपके एनालिसिस की परवाह नहीं, मार्केट को आपके इमोशंस की परवाह नहीं। मार्केट ये नहीं जानती कि आपने कितना पैसा लगाया है, और मार्केट ये भी नहीं जानती कि नथिंग, आपको आज प्रॉफिट की जरूरत है। इसलिए मार्केट से कुछ डिमांड मत कीजिए, आप सिर्फ अपना प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं। अध्याय 5, रिस्क को पहले स्वीकार करो। यह किताब बार बार जिस साइकोलॉजिकल शिफ्ट की तरफ ले जाती है वह है रिस्क एक्सेप्टेंस। ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खोने के लिए तैयार हूं। अगर आपका जवाब है मुझे लॉस बिल्कुल नहीं चाहिए, तो शायद आप मेंटली उस ट्रेड के लिए तैयार नहीं हैं।
क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क को हटाया नहीं जा सकता, आप केवल रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और यही कारण है कि पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और कैपिटल प्रोटेक्शन जैसी चीजें केवल टेक्निकल टूल्स नहीं हैं, वे साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी हैं। अध्याय 6, फियर कहां से आता है। मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, प्राइस थोड़ा नीचे आया, अब आपके दिमाग में विचार शुरू, शायद मार्केट उलट जाएगी। प्राइस और नीचे गया, स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर देता हूं, फिर और नीचे, अब तो वापस आना ही चाहिए। और अंत में एक छोटा लॉस बहुत बड़ा लॉस बन जाता है। यह सिर्फ स्ट्रैटेजी की गलती नहीं, यह साइकोलॉजी की समस्या भी हो सकती है। ट्रेडर लॉस स्वीकार नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में लॉस सिर्फ पैसा नहीं है। लॉस का मतलब हो सकता है मैं गलत था, और इंसान अपने बारे में गलत साबित होना पसंद नहीं करता। यहीं से ईगो ट्रेडिंग में प्रवेश करती है। अध्याय 7, मार्केट एक मिरर की तरह है। डगलस का एक महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है कि मार्केट कई बार हमारे बिलीफ्स और इमोशनल पैटर्न्स को सामने ला देती है। अगर आप इम्पेशेंट हैं, आप ओवर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ग्रीडी हैं, आप पोजीशन साइज बढ़ा सकते हैं। अगर आप लॉस से डरते हैं, आप वैलिड सेटअप भी स्किप कर सकते हैं। अगर आप रिवेंज लेना चाहते हैं, आप लगातार ट्रेड्स ले सकते हैं। यानी मार्केट केवल चार्ट नहीं दिखा रही, कई बार वह आपको आपका व्यवहार भी दिखा रही है। इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ एंट्री और एक्सिट मत लिखिए, यह भी लिखिए, मैं उस समय क्या सोच रहा था, मैं कैसा महसूस कर रहा था, क्या मैंने अपना रूल तोड़ा, क्या मैं डर रहा था, क्या मैं जल्दी प्रॉफिट लेना चाहता था। यहीं से सेल्फ अवेयरनेस शुरू होती है। अध्याय 8, कंसिस्टेंसी कोई फीलिंग नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। बहुत लोग कहते हैं मैं कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहता हूं, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपका एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट होना। अगर आपका सिस्टम कहता है ट्रेड लेना है तो आप लें, अगर सिस्टम कहता है ट्रेड नहीं लेना तो आप नहीं लें। अगर रिस्क लिमिट इतनी है तो उतनी ही रखें। अगर स्टॉप लॉस तय है तो उसे इमोशन के कारण बदले नहीं। यानी आपका फोकस होना चाहिए मैं सही तरीके से ट्रेड कर रहा हूं या नहीं, न कि ये ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या नहीं। अध्याय 9, जोन क्या है। अब किताब के टाइटल का सबसे महत्वपूर्ण शब्द जोन। जब ट्रेडर ऐसी मेंटल स्टेट में होता है जहां वह डर से डोमिनेटेड नहीं होता, वह आउटकम के ऑब्सेशन में नहीं होता, वह हेजिटेशन और इंपल्सिवनेस से बचता है और अपने टेस्टेड प्रोसेस के अनुसार नेचुरली एग्जीक्यूट करता है, तो वह उस अवस्था के करीब होता है जिसे डगलस ट्रेडिंग इन द जोन कहते हैं। यह उस स्थिति जैसा है जिसे एथलीट्स परफॉर्मेंस फ्लो के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। आप अननेसेसरी सोच में नहीं फंसे होते, आप अपने प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। आपको हर ट्रेड को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं होती, और सबसे महत्वपूर्ण, आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। अध्याय 10, कैसीनो माइंडसेट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। कैसीनो हर इंडिविजुअल गेम का आउटकम प्रिडिक्ट नहीं करता। कैसीनो यह नहीं कहता आज रूलेट में यह नंबर जरूर आएगा। वह प्रोबेबिलिटी और हाउस एज पर भरोसा करता है। एक गेम में कैसीनो हार सकता है, कई गेम्स में भी हार सकता है, लेकिन बड़े सैंपल में उसका स्टैटिस्टिकल एज काम कर सकता है। डगलस ट्रेडर को भी इसी तरह सोचने की दिशा में ले जाते हैं। मतलब एक ट्रेड को जीवन मरण का सवाल मत बनाइए। एक ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है। आपका एज तभी मीनिंगफुल बनता है जब आप उसे पर्याप्त सैंपल में डिसिप्लिन तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। अध्याय 11, हर मोमेंट यूनिक है। मार्केट की एक और रियलिटी है, आज का एग्जैक्ट सेटअप कल बिल्कुल उसी तरह बिहेव करे ये जरूरी नहीं, क्योंकि हर मोमेंट में अलग पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग न्यूज हो सकती है, अलग लिक्विडिटी हो सकती है, अलग मार्केट कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए ट्रेडर को रिजिड प्रेडिक्शन के बजाय अडेप्टेबिलिटी प्लस रूल्स की जरूरत होती है। आपके पास फ्रेमवर्क होना चाहिए, लेकिन यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि मार्केट आपकी स्क्रिप्ट के अनुसार चलेगी। अध्याय 12, बिलीफ्स आपकी ट्रेडिंग बदल देते हैं। अब साइकोलॉजी का एक गहरा हिस्सा। हम सबके दिमाग में बिलीफ्स होते हैं, जैसे मुझे हमेशा सही होना चाहिए, लॉस बुरी चीज है, अगर मैं ट्रेड मिस कर गया तो बड़ा मौका चला गया, अगर अभी प्रॉफिट नहीं लिया तो मार्केट वापस चला जाएगा,
एक बड़ा ट्रेड मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये बिलीव्स आपके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट एनालाइज करना काफी नहीं, आपको अपने बिलीव्स को भी एनालाइज करना होगा। अध्याय 13, फोमो का खेल। कई ट्रेडर्स ने यह अनुभव किया होगा। आप चार्ट देख रहे थे, प्राइस तेजी से ऊपर गया, आपने ट्रेड नहीं लिया। अब मन में आया, अरे मैं तो मिस कर गया। प्राइस और ऊपर गया। अब मन कहता है अब तो एंट्री लेनी ही पड़ेगी। आप लेट एंट्री लेते हैं और कुछ ही समय बाद प्राइस गिर जाता है। आप सोचते हैं मार्केट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन असल समस्या शायद मार्केट नहीं थी। समस्या थी आपने अपने सेटअप के बजाय फोमो के आधार पर डिसीजन लिया। याद रखिए, हर मूव आपका अपॉर्चुनिटी नहीं है। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए नहीं होती और उन्हें छोड़ देना भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन का हिस्सा है। अध्याय 14, रिवेंज ट्रेडिंग। अब दूसरी डेंजरस स्थिति, आपका पहला ट्रेड लॉस में गया। आपने सोचा कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड लिया, फिर लॉस। अब मन में आया अब यह पैसा वापस निकालना ही है, पोजीशन साइज बढ़ा दी। तीसरा ट्रेड, फिर लॉस। अब आपका उद्देश्य मार्केट एनालाइज करना नहीं रहा, आपका उद्देश्य है मार्केट से अपना पैसा वापस लेना। यही रिवेंज ट्रेडिंग है और यहां ट्रेडर अपने सिस्टम से बाहर निकल सकता है। इसलिए लॉस के बाद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होना चाहिए मैं अभी पैसा कैसे वापस लाऊं, बल्कि क्या मैं अभी भी ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेने की स्थिति में हूं। अध्याय 15, ओवर कॉन्फिडेंस भी उतना ही खतरनाक है। मान लीजिए आपने लगातार 4 ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाया। अब आपका दिमाग कहता है मैंने मार्केट समझ ली है, पोजीशन साइज बढ़ती है, रूल्स ढीले पड़ते हैं, रिस्क बढ़ता है और 5वां ट्रेड बड़ा लॉस दे देता है। यानी लॉस के बाद फियर और प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ट्रेडर के बिहेवियर को खराब कर सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल माइंडसेट का केंद्र है न बहुत डरना, न बहुत उत्साहित होना, बस प्रोसेस फॉलो करना। अध्याय 16, आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं। यह शायद पूरी किताब की सबसे लिबरेटिंग लेसन्स में से एक है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी हर बार सही नहीं होती तो इसका मतलब यह नहीं कि स्ट्रैटेजी बेकार है। ट्रेडिंग में लॉसेस एक नॉर्मल पार्ट हो सकते हैं। एक टेस्टेड सिस्टम में विनिंग और लूजिंग ट्रेड्स दोनों हो सकते हैं। महत्वपूर्ण है आपका ओवरऑल एक्सपेक्टेंसी क्या है, आप रिस्क कितना लेते हैं, आप कितना डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन करते हैं और पर्याप्त सैंपल में आपका सिस्टम कैसा परफॉर्म करता है। यही कारण है कि एक ट्रेड के आउटकम को लेकर इमोशनल अटैचमेंट खतरनाक हो सकती है। अध्याय 17, रूल्स क्यों जरूरी हैं। जब इमोशंस स्ट्रांग होते हैं तब मेमोरी और जजमेंट बदल सकते हैं, इसीलिए रूल्स लिखना जरूरी है। उदाहरण के लिए आपका ट्रेडिंग प्लान तय कर सकता है कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितना रिस्क लेना है, कहां एग्जिट करना है, किस परिस्थिति में ट्रेडिंग रोकनी है और किस सेटअप को इग्नोर करना है। जब रूल्स पहले से तय होते हैं तो डिसीजन के समय इमोशनल नेगोशिएशन कम हो सकती है। अध्याय 18, डिसिप्लिन का असली मतलब। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप खुद को फोर्स करके हर समय ट्रेड करते रहें। कई बार डिसिप्लिन का मतलब है ट्रेड नहीं करना। अगर सेटअप नहीं है मत कीजिए। अगर आपकी मेंटल स्टेट खराब है रुक जाइए। अगर रिस्क आपकी सीमा से बाहर जा रहा है पोजीशन कम कीजिए या ट्रेड छोड़ दीजिए। यानी डिसिप्लिन बराबर एक्शन प्लस रिस्ट्रेंट, सही समय पर करना और गलत समय पर रुकना। अध्याय 19, ट्रेडर को फ्यूचर नहीं प्रेजेंट देखना चाहिए। एक कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक है एक ट्रेड लेते ही फ्यूचर इमेजिन करना। अगर यह ऊपर गया तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, फिर मैं दूसरा ट्रेड लूंगा, फिर अकाउंट इतना हो जाएगा। और अचानक आप चार्ट से ज्यादा अपने इमेजिनेशन को देख रहे होते हैं। डगलस की सोच आपको वर्तमान मोमेंट पर वापस लाती है। अभी क्या सेटअप है, अभी क्या रिस्क है, अभी क्या रूल है। बस फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की ऑब्सेशन कम करें और करंट प्रोसेस पर फोकस करें। अध्याय 20, एक पावरफुल ट्रेडिंग माइंडसेट। अब मान लीजिए आपके सामने कोई सेटअप आया। आपको पता है यह सेटअप आपके सिस्टम के अनुसार वैलिड है, लेकिन आप जानते हैं इस ट्रेड में लॉस भी हो सकता है। फिर भी आप ट्रेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क स्वीकार किया है। आपको आउटकम की गारंटी नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपने एज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यही साइकोलॉजिकल फ्रीडम है।
आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और यही असली गेम है। अध्याय 21 किताब की सबसे बड़ी सीख। अगर इस पूरी किताब को एक सेंटेंस में समझाना हो तो मैं कहूंगा, ट्रेडिंग में सफलता भविष्य बताने से ज्यादा अनसर्टेनिटी को स्वीकार करके अपने रूल्स को लगातार एग्जीक्यूट करने में है। मार्केट अनसर्टेन है, लॉस अनसर्टेन है, प्रॉफिट अनसर्टेन है, लेकिन आपका प्रोसेस आपके कंट्रोल में हो सकता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में हो सकता है, आपकी डिसिप्लिन आपके कंट्रोल में हो सकती है, आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में हो सकता है। इसलिए जो चीज आपके कंट्रोल में है उसी पर अपनी एनर्जी लगाइए। अध्याय 22। इस किताब को पढ़ने के बाद क्या करें? अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ किताब पढ़कर बंद मत कर दीजिए। इन सवालों के जवाब लिखिए। 1. मेरा ट्रेडिंग एज क्या है? 2. मैं हर ट्रेड में कितना रिस्क स्वीकार करता हूं? 3. मेरी एंट्री के रूल्स क्या हैं? 4. मेरी एग्जिट के रूल्स क्या हैं? 5. मैं किन परिस्थितियों में ट्रेड नहीं करूंगा? 6. लॉस के बाद मेरा बिहेवियर कैसा होता है? 7. प्रॉफिट के बाद मेरा बिहेवियर कैसा होता है? 8. क्या मैं फोमो में ट्रेड करता हूं? 9. क्या मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता हूं? 10. क्या मैं अपने रूल्स को लगातार फॉलो करता हूं? अगर इन सवालों के जवाब आपको ईमानदारी से पता है तो आप केवल चार्ट नहीं पढ़ रहे, आप खुद को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। फाइनल स्ट्रैटेजी, सबसे बड़ा सीक्रेट। दोस्तों, ट्रेडिंग में बहुत से लोग मार्केट को हराना चाहते हैं, लेकिन शायद सवाल यह होना चाहिए, क्या मुझे मार्केट को हराना है या अपने इमोशंस को मैनेज करना है? क्योंकि मार्केट आपसे लड़ नहीं रही, वह बस अपना काम कर रही है। प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कभी आपका सेटअप काम करेगा, कभी नहीं करेगा। आपका काम हर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना नहीं है। आपका काम है एक टेस्टेड प्रोसेस बनाना, उसका रिस्क समझना और उसे डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना। याद रखिए, एक विनिंग ट्रेड आपको जीनियस नहीं बनाती और एक लूजिंग ट्रेड आपको फेलियर नहीं बनाती। आपकी असली पहचान आपके अगले ट्रेड में नहीं, आपके लगातार किए गए डिसीजंस के पैटर्न में है। अगर आप हर लॉस के बाद टूट जाते हैं तो मार्केट से ज्यादा आपका इमोशन आपको नुकसान कर रहा है। अगर हर प्रॉफिट के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो मार्केट से ज्यादा आपका ईगो आपको नुकसान कर रहा है। लेकिन अगर आप ये स्वीकार कर लें कि मैं नहीं जानता कि अगला ट्रेड क्या करेगा और फिर भी आप अपने रूल्स के अनुसार शांत होकर काम कर सकें, तो आपने ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल हर्डल पार करना शुरू कर दिया है। यही है ट्रेडिंग इन द जोन, जहां आपका फोकस प्रिडिक्शन से हटकर प्रोबेबिलिटी पर आता है, फियर से हटकर रिस्क एक्सेप्टेंस पर आता है और आउटकम से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है। तो अगली बार जब आप चार्ट के सामने बैठें, खुद से यह मत पूछिए यह ट्रेड जीतेगा या हारेगा। खुद से पूछिए, क्या यह मेरे सिस्टम के अनुसार वैलिड ट्रेड है? अगर हां, तो अपना रिस्क स्वीकार कीजिए। अगर नहीं, तो सिर्फ इसीलिए ट्रेड मत कीजिए कि मार्केट चल रही है, क्योंकि हर मार्केट मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती और हर लॉस गलती नहीं होता। लेकिन अपने रूल्स को बार बार तोड़ना जरूर एक समस्या बन सकता है। इसलिए मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़िए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने रिस्क को समझिए, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए और अपने प्रोसेस को मजबूत कीजिए। क्योंकि ट्रेडिंग का असली बैटलफील्ड चार्ट पर नहीं, ट्रेडर के दिमाग के अंदर होता है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग सीख रहा है और बार बार इमोशंस की वजह से गलत डिसीजंस लेता है। और माइंड ओपनिंग मेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम उस सोच को समझते हैं जो पैसे से जुड़े फैसलों को बेहतर बनाती है। और एक आखिरी बात, ट्रेडिंग में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इस किताब की सीख को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं बल्कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने के एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क की तरह लें। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिस्क समझिए और सबसे पहले अपने माइंड को समझिए। मुख्य टेक अवे, ट्रेडिंग इन द जोन स्ट्रैटेजी की किताब कम और माइंडसेट की किताब ज्यादा है। इसका केंद्रीय विचार है कि ट्रेडर को सर्टेनिटी खोजने के बजाय प्रोबेबिलिटीज स्वीकार करनी चाहिए। हर ट्रेड का रिस्क पहले से स्वीकार करना चाहिए और अपने टेस्टेड रूल्स को लगातार एग्जीक्यूट करना चाहिए। मार्क डगलस।